नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी ईआरपी थेरेपी के बारे में हमारी वाइट बोर्ड सीरीज में। ये वाइट बोर्ड सीरीज का 4th पार्ट है। अगर आपने शुरू के 3 पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। इसमें मैं एक बोर्ड पे अच्छी तरह से समझा के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट मेरा पूरा 100% गारंटी है कि आपको ओसीडी अगर नहीं समझ में आती है, देखो ओसीडी जो बीमारी है उसको ना वो नॉर्मल फीवर की तरह नहीं है कि गोली खाई ठीक हो जाएगा। उसमें आपको थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, मेंटल एफर्ट। और मेंटल एफर्ट मारने के लिए आपको समझनी पड़ेगी ये बीमारी। मेरे चैनल का नाम ही है नॉलेज लिबरेट्स। मैंने इसके लिए रखा है क्योंकि मुझे पता है कि नॉलेज आपको मिलेगी इस बीमारी के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में, तभी आप मेंटल हेल्थ से लड़ सकते हो। तो ये मेंटल हेल्थ की ये वीडियो है, ये सीरीज है, आप देखिए। ठीक है, पूरी देखिए, फर्स्ट से देखिए। मैंने फर्स्ट में समझाया कि ओसीडी क्या है। सेकंड में मैंने थॉट एक्शन फ्यूजन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओसीडी का, वो समझाया है। फिर विचार क्या है वो समझाया है। तो ओवरऑल अभी आपको सारा जो थ्योरेटिकल चीज है वो आपको समझ में आ गई है। अभी हम एप्लीकेशन में जाते हैं कि अप्लाई क्या करना है। तो ईआरपी थेरेपी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। मतलब कि शुरू में जो ईआरपी आई थी जो सबसे ज्यादा कारगर हुई थी ओसीडी के लिए। अभी एक्ट थेरेपी भी आई है, पर ईआरपी सबसे शुरू में आई थी और ईआरपी को बहुत ही माना जाता है। उसे गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है कि अगर आप ओसीडी के लिए जाते हो किसी भी डॉक्टर के पास तो सबसे पहले वो ईआरपी ही करेंगे। ठीक है, अगर वो ओसीडी स्पेशलिस्ट है। अब मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने ये सारी जो थेरेपीज है ये सब मैंने किताबें पढ़ के, डॉक्टर्स की किताबें पढ़ के, सेमिनार्स अटेंड करके, इंटरनेशनल ओसीडी जो फेडरेशन है उसका, आईओसीडी, एंड उसके बाद बाकी डिफरेंट जो जर्नल्स है, मेडिकल जर्नल्स, उसी से ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज है, काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज है। ठीक है, तो आप ये आप जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं उसे और यूज़ कर सकते हैं। आजकल के जो इंटरनेट जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, पर इंफॉर्मेशन का सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बताना आपको जरूरी है। तो ईआरपी थेरेपी, एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी में 2 शब्द है, एक्सपोजर और रिस्पांस। एक्सपोजर मतलब एक्सपोज करना, आपको जिस चीज से डर है उससे एक्सपोज करना। और रिस्पांस प्रिवेंशन मतलब कि अपना कंपल्शन नहीं करना। जो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, सिंपल सी यही बात है कि एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन में आप वो चीज करो जिससे आप डरते हो। ठीक है, और वो चीज करते रहोगे तो डर कम हो जाता है। लोग बोलते हैं ना कि थिंग्स डू नॉट बिकम इजी, यू बिकम स्ट्रॉन्ग। मतलब आप चीज करते रहोगे तो चीजें आसान नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपना साइकिल चलाना शुरू किया था तो साइकिल चलाना आसान नहीं हुआ। आप साइकिल चलाना मतलब साइकिल चलाना जो चीज है, जो पूरा प्रोसेस है वो वैसा ही रहा। बट क्या हो गया कि आप स्ट्रॉन्गर हो गए, आपको चीजें और आने लग गई, तो साइकिल आपके लिए आसान हो गई। कोई इंसान है जो सबसे पहले 2 दिन में जो साइकिल चला रहा है, 2 दिन ही हुए उसे, उससे पूछोगे कि साइकिल चलाना कैसी होती है तो वो तो बोलेगा ना बहुत हार्ड है। और किसी से पूछोगे जो 10 साल से चला रहा है वो बोले कुछ नहीं है, मैं तो बैठता हूँ और साइकिल निकल जाते हैं। जो 2 दिन है जिनको, वो तो बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं अपनी साइकिल, राइट। तो यही चीज है कि अ, आप जो चीज आप करते रहोगे वो आसान हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि ओसीडी में जो मतलब जो जो विचार है, जो हमें विचार आते हैं, जिस चीज से हमें डर लगता है, उससे हम इतना डर जाते हैं, हम भाग जाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उस डर का सामना ही नहीं करते। ईआरपी थेरेपी में बोलते हैं कि अगर आप डर का सामने करने करने लग जाओगे ना, तो वो जो डर है आपको होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि जर्म्स, अगर कोई आपको कंटेमिनेशन ओसीडी और सामने जर्म्स है तो ऐसा नहीं है कि वो जर्म्स कम हो जाएंगे, बट ये है कि आपको जर्म से डर लगना कम हो जाएगा। तो डर के आगे जीत है वाली चीज है कि डर को फेस करो। ठीक है, करेज का जो डेफिनेशन है, करेज का जो डेफिनेशन जो बोलते हैं, फिलोसफिकल डेफिनेशन, वो ये बोलते हैं कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ठीक है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज टेकिंग करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ इट। करेज का मतलब ये नहीं है कि आदमी को डर ही नहीं लगता। करेज का मतलब ये है कि आपको डर लग रहा है तो भी आप वो कर रहे हो।
आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको डर लग रहा है तो आप एग्जाम देने से भाग जाते हो क्या? जो लोग भाग जाते हैं उनका वो फेल हो जाते हैं। आप क्या करते हो? डर लगता है तो भी आप तो भी चीज करते हो ना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ईआरपी का ये है कि डर अगर आपको लगे, फॉर एग्जाम्पल ये इंसान है, इसका नाम कहेंगे हम राजेश। राजेश को है ओसीडी। कौन सी? हार्म ओसीडी। वो देखा उसने देखा कि उसका ब्रदर है, छोटा ब्रदर। छोटे ब्रदर को देख के उसको थॉट आया हार्म का, कि मैं अपने छोटे ब्रदर सुरेश को हार्म करूंगा। अब क्या होता है कि वो जो थॉट आया तो उसका उसका क्या है कि उसका अवॉइडेंस वो है, वो क्या करता है अपने छोटे भाई से मिलना ही बंद कर देता है, अपने छोटे भाई से दूर रहता है। तो उसका एक्सपोजर क्या होगा? वो अपने छोटे भाई से वो अपने छोटे भाई से मिलेगा, उसको डर लगेगा तो भी। अब ये ठीक है, तो बेसिकली ईआरपी का फंडा यही है कि जो आपको डर लग रहा है आप वो करो। अब आप बोलोगे कि यार मुझे तो इतना डर लगता है, मैं कैसे अपने छोटे भाई से मिलूंगा? तो ईआरपी बोलता है धीरे धीरे अपने डर का सामना करो, अपने डर को छोटे पार्ट्स में बांटो और धीरे धीरे सामना करो। तो ईआरपी में एक कॉन्सेप्ट होता है सुड्स, सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, बेसिकली आपको सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस है कि आपको कितना डर लगता है। ये स्केल है एक सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस स्केल, ये 0 से 10 तक होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को लिफ्ट लिफ्ट से डर लगता है तो उसको लिफ्ट की फोटो दिखाए, लिफ्ट फोटो, तो बोलेगा कि लिफ्ट की फोटो देख के मुझको एक सुड्स डर लगता है। ठीक है, अभी मैं लिफ्ट असली में रियल लाइफ में बस बाहर से देखूं, सिर्फ बाहर से देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझको 3 सुट्स डर लग रहा है। अब मैं लिफ्ट के अंदर गया, ठीक है, लिफ्ट इनसाइड, बट मैंने लिफ्ट चलाई नहीं तो मुझको 6 सुट्स डर लग रहा है। ठीक है, और मैं लिफ्ट में अंदर गया और चलाई तो मुझको 10 सुट्स सबसे ज्यादा डर लग रहा है। तो क्या होता है ईआरपी में धीरे धीरे करके, फॉर एग्जाम्पल मैं गया और मुझे बोला कि लिफ्ट लिफ्ट से मुझे डर लग रहा है, तो पहले मुझे लिफ्ट की फोटो दिखाएंगे और लिफ्ट की फोटो मुझे तब तक दिखाते रहेंगे 2 दिन 3 दिन, जब भी मैं जाऊंगा थेरेपी में तब तक मुझे उस फोटो को देख के डर मेरा कम नहीं हो जाता। आपको डर होता है, आपको घबराहट होती है, फिर घबराहट कम नहीं हो जाती है ना। खुद आप एग्जाम में सोचो, एग्जाम जब देने जाते हो तो पूरे एक बार ही क्वेश्चन पेपर आ जाता है और लिखने लग जाते हो तो डर चले जाता है ना। शुरू में ज्यादा डर लगता है, काम शुरू करने से पहले डर लगता है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता रहता है। एक बारी काम शुरू हो जाए तो उसके बाद डर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये लिफ्ट वाली चीज होगी, तो लिफ्ट में पहले लिफ्ट की फोटो दिखा रहे हैं, फिर उसको दूसरी बार, अच्छा आपने लिफ्ट की फोटो का डर चले गया, ये चले गया, तो फिर लिफ्ट को ना बाहर वो जाएंगे और लिफ्ट को बाहर से दिखाएंगे उनको कि चलो तुम बाहर से ही देखो, अंदर मत जाओ। तो वो 3 दिन 4 दिन, ठीक है, 40 से 45 मिनट का ईआरपी का ज्यादातर वो सेशन होता है, पर मैं 20 से 25 मिनट कर लेता था मेरे लिए। पर आप 40 से 45 मिनट भी कर सकते हो। ज्यादातर सुबह उठ के मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके फिर ईआरपी करता था। फिर उसने लिफ्ट बाहर से देखा और उसका डर कम हुआ। फिर उसके बाद अगली बार लिफ्ट को वो अंदर जाएगा पर लिफ्ट ऑन नहीं करेगा। ठीक है, तो वो अंदर जाएगा तब तक वो हर दिन 2 3 दिन 4 दिन। देखो मुझे लगता है कि ईआरपी 3 महीने में काफी कारगर हो जाती है। और आप धीरे धीरे करके आप अपने हर मतलब जो भी आपके ट्रिगर थॉट्स है या ट्रिगर चीज है उसका आप ईआरपी करोगे तो 2.5 3 महीने में काफी ठीक हो जाता है। तो लिफ्ट का इनसाइड में जाएगा, जब ये डर कम हो जाएगा तो लिफ्ट का अंदर जाएगा और चलाने लगेगा। और उसको भी धीरे धीरे बांट सकते हैं कि पहली बार फर्स्ट फ्लोर तक ही गया, फिर दूसरी बार सेकंड फ्लोर तक गया, फिर वापस भी आया, फिर थर्ड फ्लोर तक गया, वापस भी आया। धीरे धीरे करके होता है। अगर मैं बोलूँ कि 15 किलो का वेट उठा लो तो एक दिन में उठा पाओगे आप? नहीं, नहीं उठा पाओगे ना। तो आप क्या करोगे, पहले धीरे धीरे, पहले 2.5 3 किलो का उठाओगे, फिर 5 किलो का उठाओगे, फिर 10 किलो का उठाओगे। तो धीरे धीरे करके आप अपना वो मतलब वेट बढ़ाओगे ना। तो सीधा आप नहीं कर सकते। अगर कई कई लोग होते हैं जैसे कि कई लोग होते हैं जो
10-11 फ्लोर्स ऐसे चढ़ जाते हैं। मतलब कि मैं जानता हूँ, पहले मैं भी 20-25 फ्लोर्स में बिल्डिंग में रहता था, तो 20-25 फ्लोर्स चलता था मैं। 25 फ्लोर ऊपर फिर नीचे, तो 50 फ्लोर, मतलब एक्सरसाइज के लिए। आप किसी बंदे को, अब मेरा रूममेट मुझे देख के चढ़ने लगा तो वो तो 15-16 फ्लोर चढ़ा, उसके बाद उसके पैर भी दुखने लग गए पूरे दिन। तो आप जो मसल्स है, या जो भी मेंटल मसल है या असली के मसल है, वो एक दिन में इतने पावरफुल नहीं होंगे, धीरे धीरे होते हैं। एक दिन में 4 दिन का काम करके कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे करके अपनी क्षमता बढ़ाओ। तो सुड्स आप समझ गए। तो राजेश और सुरेश का लेंगे, तो राजेश जो है और उसका भाई सुरेश, तो वो भाग जाता था। तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम सुरेश की फोटो उसको दिखाएंगे। सुरेश की फोटो दिखाएंगे तो उसको क्या आएगा, दिमाग में थॉट्स आएंगे। अब देखो ये भी अंदर का कॉन्सेप्ट। अब सुरेश की फोटो दिखाएंगे तो उसको दिमाग में हार्म ओसीडी के विचार आएंगे। ठीक है, तो उसको हार्म ओसीडी के विचार को वो फेस करेगा। ओसीडी में आपको लगता है ना, लोगों को ये हो जाता है कि मुझको डर क्या लग रहा है, ओसीडी में मुझे किस चीज से डर लग रहा है। आपको ना अपने विचार और फीलिंग से, अपने ही विचार और फीलिंग से डर लगता है। तो जो हार्म थॉट्स है, जब सुरेश की फोटो दिखाएगा, हार्म के थॉट्स आएंगे और फीलिंग्स आएंगी, उसको एक्सेप्ट करो। और कंपल्शन, उसका कंपल्शन क्या है, भागना, कंपल्शन मत करो। तो बेसिकली अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, और अ, और फिर कंपल्शन मत करो। तो पहले सुरेश की फोटो दिखाएंगे, फिर मे बी सुरेश को दूर से दिखाएंगे। ठीक है, फिर सुरेश को वो करेंगे। तो आप, और अब आप बोलोगे कि मैं कैसे पता करें कि लेवल कैसे चेंज करूं, कि अभी फोटो देख रहा हूं तो उसके बाद फिर मैं सुरेश को रियल लाइफ में कैसे देखूं, मतलब एक लेवल हम कैसे बढ़ाएं। लेवल आप तब बढ़ाओ जब आपको वो चीज से जो डर है ना, उसको झेलना आप सीख गए हो। डर आपको लगेगा, आपको मतलब फीलिंग्स भी आएंगी, पर आप उसको झेलना सीख जाओगे। तब आपका असली में जो डर है, वो मतलब आप अगले अगले लेवल पे जा सकते हो। ईआरपी का जो मेन फंडा है, वो मैं आपको अंदर जो इंटरनल है वो मैं बताता हूँ। जब जब आपको बेसिकली ओसीडी में थॉट्स से डर लगता है, ठीक है, थॉट्स से डर लगता है, उन थॉट्स को और फीलिंग जो है एंजाइटी की, वो आपको अनकंफर्टेबल कर देती है। तो फीलिंग, थॉट से डर लगता है, फीलिंग मतलब जो एंजाइटी है वो अनकंफर्टेबल करते हैं। इन दोनों से भागने के लिए आप करते हो कंपल्शन। ठीक है, थॉट से आपको डर लगता है, फीलिंग जो एंजाइटी है वो अनकंफर्टेबल करती है, तो आपको कंपल्शन से डर लगता है। तो कंपल्शन अगर आप नहीं करोगे, कंपल्शन से आप हो जाओगे कंफर्टेबल, तो ये फीलिंग से कंफर्टेबल हो गए, तो ये थॉट से भी आपको डर लगना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली आपको कंपल्शन करना बंद करना पड़ेगा। एक चीज है कि आप कंपल्शन करना बंद कर दोगे, तो कंपल्शन ऐसे नहीं बंद कर सकते हो। 10-10 साल से लोगों की ओसीडी है, इतना इजी होता तो नहीं हो पाता। आई अंडरस्टैंड। इसके लिए धीरे धीरे सुड्स के लेवल को बढ़ाओ, धीरे धीरे अपने कंफर्ट लेवल को बढ़ाओ। एंड जो ये थॉट्स का जो डर है और एंजाइटी एंजाइटी से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, वो अनकंफर्ट निकल जाएगा, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगेगा, आपको एंजाइटी से डर नहीं लगेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपको थॉट्स वगैरह नहीं आते। मुझे थॉट्स आते हैं, पर मुझे थॉट से डर लगना बंद हो गया, और एंजाइटी की फीलिंग से मैं अनकंफर्टेबल नहीं होता। चाहे मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ ऑफिस का, तो भी अगर मुझे वो फीलिंग आए तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। और कंपल्शन मैं नहीं करता हूँ। जो थॉट्स फीलिंग्स आते हैं, मुझे पता है, जैसे मेरे होते हैं, मेरा कंपल्शन है रैशनलाइजेशन। मैं अपने आप से लड़ता रहता हूँ अपने विचारों से। तो मैं सोचता, मैं देखता हूँ, मैं अवेयर हो जाता हूँ कि अच्छा ये मैं लड़ रहा हूँ, तो अभी मैंने लड़ना बंद हो गया। बट ये जो चीज है वो आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आई है। तो आप ईआरपी करना शुरू करोगे, तो आप 20-25 मिनट करो, और आपको वो होगा कि मतलब ठीक से यार मुझे डर लग रहा है। कभी पहले दिन तो आप चाहे से 5 मिनट पहले ही भाग जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने समझो कि आपको किससे डर लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि
आपको अपने विचारों से डर लगता है, जैसे हार्म ओसीडी के विचार, सेक्सुअल ओसीडी के विचार, तो उन विचारों को अपने मन में खुद से लेके आओ। ठीक है, तो जब आप ईआरपी करने लगोगे, ईआरपी करने बैठोगे, ईआरपी करने बैठोगे तो ब्रिंग योर ओसीडी थॉट्स टू माइंड। ठीक है, खुद से लेके आओ और फिर सिट विद देम। डोंट डू कंपल्शंस। ठीक है, ओसीडी के विचारों को अपने मन में लेके आओ, बट और उनके साथ बैठो, वो एंजाइटी आएगी, उसको उसको एक्सेप्ट करो एंड अपने कंपल्शन मत करो। कई लोग होते हैं जिनको, जैसे फॉर एग्जांपल जिनको जर्म्स वगैरह ओसीडी है, उनको चीज कोई देखकर डर लगता है, तो वो ये कर सकते हैं कि अपने फोन को जबरदस्ती मिट्टी में डाल के या जर्म्स वाली जगह पे डाल के फोन को देखो। पहले दिन आप जैसे कंटामिनेशन ओसीडी में आप ऐसे कर सकते हो कि अपने फोन को वो कर थोड़ा सा गंदा करो, फिर दूसरे दिन ज्यादा गंदा करो, फिर क्या करो कि और गंदा करके दूर रख दो, छुओ मत। और धीरे धीरे करके जैसे आपका सूड्स लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, तो मे बी आप फोन हाथ में पकड़ो। फोन हाथ में पकड़ के लास्ट लेवल शायद से ये होगा कि जर्म्स आप अपने मुंह पे खुद लगा रहे हो और खुद बैठे हुए हो। ठीक है, जर्म्स लगे, क्या है, धो लूंगा मैं बाद में। जो नॉर्मल इंसान है वो क्या करते हैं, जर्म्स लग गया है, कुछ गंदा लग गया, वो ज्यादा सोचता नहीं है ना, वो अपने विचारों से डरता नहीं है, वो धो लेता है अपने आप को बस। तो आप सोल्यूशन पे फोकस करो। हम क्या करते हैं कि है ना, हम ना डोंट डाई बिफोर द एक्चुअल डेथ। अब हम मरने से पहले ही हम मर जाते हैं, मरने के बारे में विचार सोच सोच के। तो उस चीज, जब आप कोई चीज करते हो ना, एक चीज समझ लो जो मैं भी समझाऊं, हम लोग जब किसी सिचुएशन में होते हैं ना, तो हम उस सिचुएशन में अपना पूरा अगर दिमाग यूज करेंगे और उस पूरे सिचुएशन को कंसंट्रेशन से करेंगे, तो कोई भी सिचुएशन का हल निकला जा सकता है। हम क्या करते हैं, सिचुएशन होने वाली है 3 दिन बाद और हम अभी से ही सोचते रहते हैं कि ये होगा वो होगा। ओसीडी वाले ये बहुत ज्यादा करते हैं, एंग्जाइटी उसी से होती है ना, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो हम फ्यूचर की सिचुएशन को सोच के डरते रहते हैं। हम मरने से पहले ही मर जाते हैं 3 दिन पहले। अगर हमारा कुछ वो है, कुछ हमें लगता है कि चलो बहुत बड़ी कोई चीज है, एग्जाम वगैरह है, तो हम 3 दिन पहले ही सोच के बैठ जाते हैं, अरे यार एग्जाम होगा तो वो क्वेश्चन रॉन्ग आएगा, ये होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, पहले ही अपने आप को फेलियर वो कर लेते हैं। तो एक पॉजिटिव बिलीफ रखो कि मैं कर सकता हूँ चीजें। एंड ऑल्सो इतना आगे की मत सोचो, अपने पे विश्वास रखो यार, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आप ज्यादा स्ट्रांग हो। आप फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या को अगर लास्ट बॉल पे 6 मारना है, और वो 3 दिन पहले सोच रहे हैं यार लास्ट बॉल पे 6 मारना होगा तो मैं मार पाऊंगा, ये होगा वो होगा, उसका कुछ फायदा है? जब वो लास्ट बॉल पे उसको नहीं पता ना कि लास्ट बॉल आएगी कैसे, शायद से फुल टॉस ही आ जाए, उठा के मारेगा वो 6। तो वो चीज है, पहले मत मरो। तो अपने ईआरपी में आप, आई गेस आप समझ गए होंगे ईआरपी का क्या है, कि आपको अपने जो विचार है उनको आप देखो, उनको एक्सेप्ट करो, उनसे भागो मत, एक्सपोज करो अपने आप को चीजों से जिससे आप डरते हो, बट अपने कंपल्शन मत करो। खुद से अपने जो जिन विचारों से डर लगता है आपको, खुद से सोचो, या जो चीज से डर लगता है वो करो, और अपने कंपल्शन मत करो। आपको ओसीडी का विचार आता है, फिर एंजाइटी आती है, फिर बिहेवियर, आप कंपल्शन करते हो। अगर हम यहाँ से काट देंगे ये साइकिल को, ये साइकिल है, ये काट देंगे, तो ये चीजें भी, इनकी भी जो, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि थॉट और फीलिंग आपको एंजाइटी होना बंद हो जाएगा,
बट इनका जो पोटेंसी है ना, मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है जिससे आपको जो डर लग रहा है, वो आप इन थॉट और फीलिंग से कंफर्टेबल हो जाओगे तो आपको आपको ये थॉट्स और फीलिंग्स आते रहेंगे, आप अपना काम करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पढ़ रहे हो और आपको ये थॉट्स और फीलिंग्स आई, ओसीडी थॉट, आप जाने दोगे कि भाई जा, मेरे को किताब पढ़ रहा हूँ मैं। ये करोगे तभी तुम यूपीएससी क्लियर कर पाओगे, यही सब कुछ अपने अच्छी तरह से ऑफिस में काम कर पाओगे। ठीक है, तो समझ लो ये चीज और कमेंट में नीचे लिखो, आई एम स्ट्रोंगर देन आई थिंक आई एम। ठीक है, आई एम स्ट्रोंगर देन आई थिंक आई एम। तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया है, अपना पॉजिटिव बिलीफ बढ़ाओ। ठीक है, तो ये ईआरपी पे वीडियो था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने समझाने की कोशिश करी, मैंने हार्म ओसीडी, कंटामिनेशन ओसीडी, तीन चार एग्जांपल भी लिए। सेक्सुअल ओसीडी में भी अगर आपको गे वाले थॉट्स वगैरह आ रहे हैं तो अपने कंपल्शन मत करो, मेंटल कंपल्शन मत करो, धीरे धीरे करके अपने आप को एक्सपोज करो। फॉर एग्जांपल आपको गे ओसीडी के थॉट्स आते हैं तो सबसे पहले ये मत सोचो कि मैं गे हूँ और उसके साथ बैठ जाओ, तब आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, आप नहीं हैंडल कर पाओगे। धीरे धीरे करो, मे बी आप कोई फोटो देख लो। ठीक है, ऐसे जो थॉट्स आपको लेके आए, सबसे कम जो आपको एंग्जाइटी दे उससे शुरू करो और धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाओ एंग्जाइटी को फेस करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो जो ईआरपी थेरेपी है समझ में आ गया होगा। व्हाइट बोर्ड सीरीज आपको हेल्प कर रही है तो ज़रूर लिखिए नीचे कि हाँ सर हेल्प कर रही है, नहीं हेल्प कर रही तो वो भी बताओ कि नहीं हेल्प कर रही, क्या चेंज करना चाहिए ये भी आप बताइए। मैं लंबी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझको फीडबैक मिला था कि आपको लंबी वीडियोस, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी हुई वीडियोस बनाना है, तो ब्लैक बोर्ड के साथ, व्हाइट बोर्ड के साथ एक्सप्लेन करने से ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई एक्सप्लेन कर सकता है। तो यही मैं व्हाइट बोर्ड लेके आया कि अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डरो मत, कीप फाइटिंग।